नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 3 धातु व अधातु हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों के बारे में। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, इनका क्या कार्य होता है और ये क्या भूमिका है वो निभाते हैं, इस बारे में हम विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो जैसे कि एक धातु है एक अधातु है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन दे रही है या धातु ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार से जब क्या बन जाते हैं, एक यौगिक का निर्माण होता है, उस प्रकार का यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। जब उनके आयनों का आदान प्रदान होकर के एक यौगिक का निर्माण बनता है तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप यह भी लिख सकते हो कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आकर्षित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जब वह दोनों को आकर्षित करेंगे तो वह एक मजबूत स्थिर वैद्युत बंध से बन जाते हैं। मजबूत स्थिर वैद्युत बंध होता है, उससे बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो इसी पहले परिभाषा लिख लीजिए आप। दोनों की दोनों परिभाषाएं क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही है, दोनों परिभाषाएं सही मानी जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के, पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक प्रकृति की। इनकी भौतिक प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति। तो बहुत ही क्या होते हैं, यह बहुत ही अधिक कठोर होते हैं, कह सकते हैं कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर क्या होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों में जो क्षण भंगुरता का गुण है वह पाया जाता है। तो लिख लीजिए भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर तो लेकिन जैसे इनके ऊपर थोड़ी सी चोट लगाई जाती है तो यह टूट जाते हैं। इस प्रकार का गुण होता है वो क्या कहते हैं, भंगुर। भंगुरता मतलब जल्द ज्यादा बल, थोड़ा सा इस पे ज्यादा बल लगाएंगे टूट जाती है। इस प्रकार से ज्यादा बल लगाने पर वह टूट जाते हैं। तो क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनकी भौतिक प्रकृति हमने जान लिया। गलनांक व क्वथनांक के बारे में जान लेते हैं। तो गलनांक क्या होता है, किसी चीज का गलना, जैसे बर्फ है उसका पिघल जाना। पिघलना क्या है, गलनांक। जैसे लोहा है तो लोहे को गलाने के लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए, उस प्रकार से यही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्वथनांक जैसे द्रव से गैस में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना गलनांक, और क्वथनांक होता है ठोस से द्रव से गैस में बदलना। क्या होता है, क्वथनांक। ठोस से गैस, ठोस से अगर बनना हो, ठोस से द्रव बन रहा हो तो वह क्या होगा, उसका गलनांक होता है। जब द्रव से गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस बन जाए तो हम क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक है। क्या कहेंगे, एक क्वथनांक है। तो हम बात कर लेते हैं आयनिक यौगिकों की। बहुत अधिक क्या होते हैं, इनका गलनांक है वो क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, मतलब उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, बहुत अधिक होता है। इसी के साथ साथ क्या कह सकते हैं, आयनिक जो यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है, जो अंतराण्विक बल बन पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था अंतराण्विक बल होता है, ठोस में कितना होता है, द्रव में कितना होता है, गैस में कितना होता है। तो आयनिक अंतराण्विक बल होता है वह क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है या अधिक होता है। अंतराण्विक बल अधिक होता है। अब हम बात करते हैं घुलनशीलता की। क्या बात कर लेते हैं, घुलनशीलता मतलब घुलने की क्षमता, पानी में घुल जाते हैं या नहीं घुलते हैं। तो बात कर लेते हैं आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता के बारे में। तो ये क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं। जल में क्या वे आते हैं, विलय होते हैं, लेकिन ये पेट्रोल डीजल केरोसिन में अविलय होते हैं। तो जल में विलय हो जाएंगे, घुल जाएंगे, लेकिन जैसे हम इसको पेट्रोल या डीजल में मिलाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर है बिल्कुल भी घुल है वो नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे, पेट्रोल में डीजल में नहीं घुल पाएंगे। मतलब क्या होते हैं, अविलय होते हैं। पेट्रोल में डीजल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। विद्युत में चालकता की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, विद्युत, उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विद्युत में चालकता देखिए क्या करते हैं, जब ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक क्या होते हैं, ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, परंतु जलीय विलयन या फिर जलीय विलयन, हम यहाँ फिर बात कर लें इसकी, जो जब क्या पिघल रहे होते हैं तो या फिर क्या होते हैं, गलीय अवस्था में होते हैं। कुछ अवस्था में होते हैं, गलन अवस्था में होते हैं। जलीय अवस्था या गलन अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। किस जलीय विलयन में गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं।
तो गलित अवस्था में हम ये विद्युत का चालक क्यों करते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब गलित अवस्था होती है उसमें क्या पाया जाता है, जब पानी मिला देंगे तो हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जब हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे तो ये गलित अवस्था में हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं, उसी कारण क्या होते हैं, विद्युत का चालन है वह करते हैं। तो यहाँ पे लिख ले जलीय में आयन होते हैं, आयनों के कारण क्या करते हैं, चालकता। हमने देख ली जो गुणधर्म जान लिया आयनिक क्योंकि गुणधर्म देख लिया, भौतिक प्रकृति देख ली उनकी किस प्रकार की होती है, गलनांक क्वथनांक देख ली किस प्रकार की पाई जाती है, घुलनशीलता होती है या नहीं होती है, और विद्युत में चालकता होती है या नहीं होती है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं उसकी कुछ बातों की। तो हम बात करने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, धातुओं की प्राप्ति होती है वो दो प्रकार में होती है, दो अवस्था में होती है। एक होती है मुक्त अवस्था में, और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। तो हम देखेंगे कि धातुओं की जो प्राप्ति है वो कितने प्रकार से होती है। धातुओं की प्राप्ति में दो प्रकार से होती है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातु प्राप्त होती है, जैसे महंगी महंगी धातुएं होती है, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा प्लेटिनम, मरकरी, और मरकरी आदि धातुएं किस प्राप्त होती है, मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। उसी प्रकार से देख लीजिए संयुक्त अवस्था में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और उदाहरण लिखने चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, क्या है, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर। अब ये धातुएं किस प्रकार से प्राप्त होती है, हमें संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। जी हाँ, संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से जब धातुएं जो कहां से प्राप्त होती है, सीधी सी बात धरती से प्राप्त होगी। धरती से प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से इन्हें प्राप्त किया जाता है, तो इन्हें जब खुदाई की जाती है, खदानें को खोदा जाता है, तो तब क्या प्राप्त होती है, हमें धातुएं वह प्राप्त होती है। खदानों से क्या प्राप्त होती है, धातुएं प्राप्त होती है। तो दो प्रकार की वस्तुएं वो प्राप्त होती है हमें, एक होते हैं खनिज और एक होते हैं अयस्क। जी हाँ, एक हमें खनिज प्राप्त होते हैं, एक प्राप्त होते हैं अयस्क। इनमें ज्यादातर पूछा जाता है, इनके बीच में अंतर ही पूछा जाता है कि खनिज व अयस्क के मध्य आप क्या लिखे, अंतर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ अंतर पूछ जाते हैं। अंतर में हम पूरे के पूरे खनिज व अयस्क को समझ लेते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त उपस्थित तत्वों व यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्रकृति में जो प्रकृति में सब कुछ प्राप्त होते हैं मुक्त अवस्था में, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से उपस्थित, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित क्या होते हैं, पृथ्वी में जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित क्या होते हैं, तत्व हो या यौगिक हो, तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं, एक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, एक खनिज है वो कहते हैं। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज या पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व यौगिक कुछ भी पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सभी खनिज कहलाते हैं। और वो जो खनिज निकाल लिए उन खनिजों में जिनमें धातु पाई जाएगी, जिनमें धातु पाई जाएगी उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं आप, दूसरी परिभाषा भी याद है वो कर सकते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ, पृथ्वी के भूगर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ।
पृथ्वी के भूगर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? एक खनिज कहलाता है। तो ऐसा की एक और परिभाषा लिख लेते हैं, जिसका निष्कर्षण क्या होता है करके व्यवसायिक रूप से उपयोगी, जिसका निष्कर्षण करके मतलब जो खनिज निकाली है उसके निष्कर्षण करना है, उसके क्या करना है? निष्कर्षण करना है। व्यवसायिक रूप से उपयोगी हुए क्या कहलाते हैं? ऐसा कहलाते हैं। ऐसा कहलाते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसे लोहा प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया, ये सभी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ऐसा की बात करें तो सिनेबार क्या होता है? एक या ऐसा होता है। सिनेबार क्या होता है? ऐसा होता है। तो हमने यहाँ पे जान दोनों की परिभाषा देख ली। दोनों के बीच अगर अंतर लिखने को कहे तो हम अंतर भी लिख सकते हैं, दोनों की परिभाषाएं लिख सकते हैं, दोनों के बीच अंतर लिख सकते हैं, दोनों के उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि खनिज व ऐसक में अंतर लिखिए, इसका एक और प्रकार होता है गैंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे जैसे लेसन में आगे आएगा उस साथ साथ पढ़ लेंगे। 3 चीजें होती है, खनिज, ऐशक और गैंग, इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। दो की परिभाषा हमने यहाँ पे पढ़ ली है। तब हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे खनिज के बारे में। तो सब कुछ जो निकलता है सब कुछ क्या खनिज है? पृथ्वी से जो कुछ भी निकलता है वो क्या खनिज है, जिनका क्या हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ऐशक के बारे में विस्तार से। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं ऐशक का, कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब कुछ हम जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐशक का सांद्रण पढ़ेंगे। ऐशक, और उसके बाद क्या करेंगे? ऐशक का क्या करते हैं? सांद्रण कर दिया। ऐशक का क्या कर दिया? सांद्रण। ऐशक का हमने क्या कर दिया? यहाँ पर सांद्रण है वो कर दिया। जब ऐशक का सांद्रण किया जाता है तो 3 प्रकार की जो होती है उसमें टूट जाता है। उच्च अभिक्रियाशील तत्व, निम्न अभिक्रियाशील तत्व है, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व। तो हम क्या लिखेंगे? उच्च, मध्यम व निम्न। उच्च क्रियाशील लिख लो या अभिक्रियाशील लिख लो, एक ही बात होती है। तो आप लिख लेते हैं अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। तो 3 प्रकार के अभिक्रियाशील तत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो बुक की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जो मध्यम है वह क्या रहता है? अत्यधिक इंपॉर्टेंट रहता है। मध्यम अभिक्रियाशील तत्व क्या रहता है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है। इसी से प्रश्न है वो एक आधा पूछा जाता है। लेकिन हम तीनों ही पढ़ने वाले हैं। हम उच्च अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं उसका क्या कर देते हैं? हम जब गलित धातु का विद्युत अपकरण करवा देते हैं, उसका गलित धातु का जब विद्युत अपकरण होता है तो क्या करते हैं? गलित धातु का विद्युत क्या होगा? गलित धातु का विद्युत अपघटन करवाने के बाद क्या हमें प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। हमें क्या प्राप्त करनी है? हमें ऐशक मिल गया। ऐशक हमें से धातु बनानी, तो हम क्या क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, क्या क्या चरण फॉलो करने वाले हैं जिससे क्या बन जाए? शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाए। वही यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो जब क्या करते हैं हम, अब बात कर लेते हैं मध्यम अभिक्रियाशील की। मध्यम अभिक्रियाशील की, तो इसमें मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो कार्बोनेट ऐशक बनाती है। एक तो क्या बनाती है? कार्बोनेट ऐशक। ये 2 प्रकार के ऐशकों का निर्माण करती है। सबसे पहले बनाती है कार्बोनेट ऐशक और फिर बनाती है सल्फाइड ऐशक। तो पहले लिख लेते हैं कार्बोनेट ऐशक और साथ में बनाती है सल्फाइड। यहाँ पे 2 चीजें बना ली, कार्बोनेट ऐशक और सल्फाइड ऐशक, दोनों का निर्माण है वो हो जाता है जब ये इसका क्या करवा देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कार्बोनेट ऐशक जब बन रहे होते हैं तो क्या होती है? CO2 गैस जो निकलती है वो निष्कासित होती है। यहाँ पे क्या निष्कासित होती है? CO2 गैस का निष्कासन होता है। कार्बोनेट ऐशक बनाते हैं इसमें, यहाँ पे याद रख लीजिए CO2 गैस का वो निष्कासन हो जाता है। लेकिन जब सल्फाइड ऐशक बनाएंगे तो SO2 गैस का निष्कासन होता है। SO2 गैस और CO2 गैस दोनों याद लीजिए। कार्बोनेट ऐशक में CO2, सल्फाइड ऐशक में SO2, ये याद रखना चाहिए आपको। ये भूलने वाली बात है वो बिल्कुल। ये निस्तापन हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। तो
तो ये जो निस्तापन और भर्जन है, इन्हीं के ऊपर एक जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसी के बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त है वो करने वाले, एक बार इसका जो चरण उसको फॉलो कर ले, फिर हम पढ़ेंगे निस्तापन और या भंजन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जब इन दोनों का क्या कहते हैं, धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं, निस्तापन और भंजन करने पर क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड। और जो धातु के ऑक्साइड है उसके बाद क्या निर्माण हो जाता है, धातु का अपचयन करवाते हैं। क्या हो जाता है, धातु का अपचयन होता है। धातु का अपचयन होने के बाद प्राप्त क्या हो जाएगी, हमें धातु का शोधन हो जाएगा। धातु प्राप्त होने वाली है, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, धातु का शोधन हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगी। अब बात करने वाले हम निम्न अभिक्रियाशील तत्वों के बारे में। निम्न अभिक्रियाशील में देखिए क्या होगा, सल्फाइड अयस्क का निर्माण होता है। सल्फाइड अयस्क से क्या होता है, वही SO2 गैस निकलेगी और भर्जन करवाना पड़ेगा। भर्जन करवाने से क्या होगा, जब इनका भर्जन करवाएंगे तो धातु प्राप्त होगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। इतना याद रखना आपके लिए, ज्यादा याद रखने की बात है। मध्यम क्रियाशीलता याद रखनी ज्यादातर आपको, इसके अलावा ज्यादा आपको कुछ भी याद है वो नहीं रखना है। उच्च और निम्न में कोई पूछी जाने वाली बात है नहीं, ज्यादा पूछी जाने वाली बात है मध्यम में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं अयस्क के स्मृतिकरण की। एक छोटा सा जो मैंने अभी आपको बताया था गैंग के बारे में, तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके बुक में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से लिखना चाहिए तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे गैंग के बारे में। गैंग क्या होती है, तो गैंग एक प्रकार से समूह होता है। तो तीन चीजें बनती है, देख ली हमने, क्या होते हैं वो, खनिज, अयस्क और गैंग। तीन चीजें पढ़ेंगे हम, खनिज, अयस्क और गैंग। तो हम ये भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी सी गैंग के बारे में। तो अयस्क का क्या करते हैं, स्मृतिकरण करते हैं। क्या करते हैं, अयस्क का स्मृतिकरण। अयस्क का क्या कर देते हैं, स्मृतिकरण वो कर देते हैं। तो क्या निकलता है, गैंग। अरे गैंग क्या होते हैं, जैसे क्या क्या है, हमारे पास खनिज निकले, खनिज में से कुछ क्या हुआ जिसमें धातुओं की अधिक मात्रा थी, उसको हमने अलग निकाल लिया, ठीक है। अब जो खनिज है उसमें से कुछ धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये भी निकलेंगे, ये सभी क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। बस आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है कि खनिज निकाले, उसमें से अयस्क निकाल दिए, जो पीछे क्या बचते हैं, अपशिष्ट बचते हैं, जो उत्पाद बचते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, वो सब क्या है, अयस्क है। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी में खनिज अयस्कों में, पृथ्वी के क्या लिखेंगे, पृथ्वी में खनिज अयस्कों के में खनिज, जी हाँ, पृथ्वी में खनिज अयस्कों में क्या होता है, मिट्टी निकलती है, रेत निकलती है, धूल निकलती है, मिट्टी, रेत, धूल, कंकड़, पत्थर, अर्थात क्या आता है, अपशिष्ट। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो अशुद्धियां होती है, क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां होती है, इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं, जी हाँ, अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग। तो अब हमने पढ़ लिया गैंग क्या क्या होता है, किन किन को गैंग कहते हैं। धातुओं का शब्द करते हैं, स्मृतिकरण करते हैं, तो क्या करते हैं, धातुओं का स्मृतिकरण करते हैं तो निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को दूर कर लेना चाहिए। जब भी धातु का क्या करें, स्मृतिकरण करें, उस धातुओं को क्या करना है, परिष्कृत करना है। तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले धातुओं जो अशुद्धियां होती है उसको निकाल लेना चाहिए। तो निष्कर्षण से पहले, इसे आप नोट लगा के लिखेंगे, नोट, निष्कर्षण से पहले, इस पे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, अशुद्धियों को अलग करते हैं। क्या करते हैं, जो अशुद्धियां होती है हमारी, उन्हें क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं अशुद्धियों को, ताकि क्या जो हमारी धातु बनने वाली है वो किसी प्रकार से प्रभावित न हो, प्रभावित क्या हो, ना हो। स्क्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, जो स्क्रियता श्रेणी में नीचे आती है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, स्क्रियता श्रेणी में सबसे नीचे क्या आती है, याद आता है क्या कुछ इस नाम से, कि क्या आता है, स्क्रियता श्रेणी से कुछ याद आया, काना का मजा आला, याद आया कुछ, छापा, याद आया क्या, प्रभु है छापा। तो यहाँ पे स्क्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण।
तो हम बात करने वाले स्कृत श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण के बारे में, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे छापा की, किसकी, CHA। ये क्या होती है, स्कृत श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्व है। क्या है, सबसे नीचे आने वाले तत्व है। P क्या आता है, यहाँ पे आता है PT और AU। तो ये क्या है, हमारी स्कृत श्रेणी में नीचे आने वाला तत्व है, सारे छापा हैं। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, इनका किस प्रकार से निष्कर्षण है वो किया जाता है। इन सभी को क्या करते हैं, इनको गर्म करके धातु प्राप्त की जा सकती है। इनको क्या करेंगे, गर्म करके तो प्राप्त, इनको गर्म करके क्या प्राप्त की जाती है, धातु है वो प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पारा ले लेते हैं, पारा या मरकरी को ले लेते हैं, पारा। उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे। तो यहाँ पे पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे हीट देने पर, ऐसक बनाने पर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसक लिख लेते हैं पहले। तो सिने बार का जो निर्माण हो जाता है वो हो जाता है, क्या बन जाता है, सिने बार बन जाता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, Hg ले ली हमने, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेंगे, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन जाता है, HgO। और उसके साथ में अब क्या निकलेगी, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे निकल जाती है SO2 गैस, वो निकल जाती है, क्या निकल जाती है, SO2 गैस यहाँ से निकल जाती है। SO2 गैस का निष्कासन हो जाता है। फिर यहाँ पे लीजिए, फिर से ले लीजिए इसको, HgO। इसको फिर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन टूट जाएगी, इससे ऑक्सीजन टूट जाएगी। तो इन सब विक्रियाओं को संतुलित कर लीजिए। आप आपको आती होगी अच्छे से संतुलित करना। 2 3 2 3। सभी को हमें साथ साथ में संतुलित करते हुए चलना है। तो इसको भी संतुलित कर लेते हैं, ये भी संतुलित हो गया। अब क्या लेते हैं, फिर से हम अब ले लेते हैं कॉपर को, क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, इन दोनों में से ये अलग है। को यहाँ पे हमने Hg को लिया है, यहाँ पे Hg को लिया है, हमने कहा गया G रहा। अब हम कॉपर को लेकर के अभिक्रिया करवा रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक अभिक्रिया को आप याद कर सकते हैं, कोई भी एक अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, दोनों की दोनों अभिक्रिया याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस साथ में क्या निकल जाएगी, SO2 गैस हमने निकल जाएगी, हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पे इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ पे संतुलित कर लीजिए इसको। तो Cu2 मुझे लगता है आपकी जो समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। जब हम क्या लेते हैं, पीछे बचे हुए CO को ले लेते हैं। फिर से जब इसको क्या करते हैं, ताप टेम्परेचर देते हैं, तो गर्म करते हैं। ये कितने हमारे पास, 2 ले लेते हैं, इसको कितने, 2 लेते हैं, मतलब 2 बार लिख लेते हैं इसको। जब इसको गर्म करते हैं तो ये फिर से एक बार टूट जाता है, और क्या निकल जाती है, जो SO2 गैस है वो इससे अलग हो जाती है। CO प्लस O2 यहाँ पर गैस इससे क्या होगी, अलग होगी। O2 गैस यहाँ पर क्या होगी, इससे अलग हो जाती है। तो इसको संतुलित कर लीजिएगा आप, ये संतुलित करना आपका होमवर्क है, इसे आप संतुलित करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे एक और जो हमारा टॉपिक बच रहा है, अच्छा टॉपिक है हमारे पास। उसके बाद आज का एक और लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में जानेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था, भर्जन व, याद आता है कुछ, भर्जन में क्या गया था, निस्तापन करवाया था, भर्जन और निस्तापन। इन दोनों में अंतर मैंने कहा था कि इनके बीच में अंतर पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा इस बीच में कोई भी है जो नहीं पूछा जाएगा। तो भर्जन क्या होते हैं, सल्फाइड ऐसक की वायु से उपस्थिति में गर्म करने पर, सल्फाइड ऐसक को गर्म करे थे ना, तो लिखेंगे सल्फाइड ऐसक को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होते हैं, गर्म करने पर क्या बन जाता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। सल्फाइड ऐसक को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड वो प्राप्त हो जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, कार्बोनेट ऐसक को वायु की
कार्बोनेट आयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करेंगे। यहाँ पर पूरी मात्रा है, यहाँ पर सीमित मात्रा है, क्यों क्या लेंगे, कार्बोनिक आयस्क को वायु की सीमित, क्या करेंगे, वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर, मात्रा में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, हमने अभी भी पढ़ा है, क्या प्राप्त हो रहा था, हमें प्राप्त हो रहा था यहाँ पर ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसका एक और उत्तर लिख सकते हैं, यह वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की सीमित मात्रा, क्या होता है, वायु की मात्रा क्या हो जाए, सीमित मात्रा में होना चाहिए। गैस कौन सी निकलती है, SO2, गैस का निष्कासन यहाँ पे CO2, गैस का निष्कासन है वो यहाँ पर हो जाता है। SO2 गैस का निष्कासन और CO2 गैस का निष्कासन है वो होता है। एक और अभी क्या लिख लेते हैं कि अभी क्या लिख लेते हैं कि क्या लेते हैं, जड़नस लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, जड़नस लेते हैं। उसकी जो अभिक्रिया होती है वो क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसका क्या करेंगे, दहन करते हैं। वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होगा, इसका ऑक्साइड तो हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा था कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस वो यहाँ से निकल जाती है। तो SO2 गैस वो यहाँ से मुक्त हो जाती है। इसको संतुलित कर लीजिए, 2 3 2 3, यहाँ पे 2 आएगा। तो मुझे लगता है ये अभिक्रिया वो संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार से इसको संतुलित, इसकी देखिए जड़न क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे जड़न CO3, सीमित मात्रा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं लेने वाले हम, तो क्या निकलते हैं, जड़न O और प्लस में O2 मुक्त, CO2 मुक्त होती है, सॉरी CO2 है वो मुक्त हो जाती है। तो ये हमारा जो लेसन है इसके कुछ भाग हमने पढ़ लिए हैं आज। इससे आगे वाले भाग आगे वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, जय हिंद।